Hello students, welcome back to another video session and you're watching your favorite YouTube channel IIT Zone Tutorial and I'm the physics faculty शुभाशीष दास। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस सर्किट से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन। रेजिस्टेंस रिलेटेड सर्किट में जिस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, मैं एक वीडियो जो रेजिस्टेंस नेटवर्किंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर जो मैं एक वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने कई सिंपलर बट ट्रिकी सर्किट्स का किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उस पर डिस्कशन किया था। आप इस लेसन को अगर देखना चाहते हैं तो उस लेसन पे भी प्लेलिस्ट पे चले जाइए जहां आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा। तो उस लास्ट वीडियो को आप देखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो को गो थ्रू करने के लिए। और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर फॉर योर जेई एज वेल एज फॉर नीट प्रिपरेशन। इसमें हम लोग कुछ ऐसे सर्किट्स डिस्कस करेंगे जहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ उससे रिलेटेड कई इंटरमीडिएट पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, कई इंटरमीडिएट पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लोइंग, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का वेरियस वे पे एक पर्टिकुलर सर्किट में हम लोग उसका किस तरह से उस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक सर्किट है जो कुछ रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। ये एक सर्किट है जहां मैं कुछ रेजिस्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूं लाइक दिस। ठीक है, मैं ले लेता हूं इफ R1 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R2 इक्वल्स टू 6 ओम। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है ना, यहाँ मैं इसको सी डी ले लेता हूँ और ये ई एफ। ठीक है, ये ई एफ। अब सबसे पहले इसमें मैं जो पूछना चाहता हूँ, फाइंड आर ए बी, पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट है इफ वी ए बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट। मान लीजिए वी ए बी का वैल्यू मैं ले लिया 12 वोल्ट, देन फाइंड वी सी डी एंड वी ए एफ। इसके बीच में हम लोगों को वैल्यू पता करना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ ही साथ उसी का मान लीजिए मैं थर्ड पार्ट उसमें ऐड कर दिया कि ऑल्सो फाइंड यहाँ से मान लो मैं एक करंट का वैल्यू को I1 ले लिया। ठीक है, और ये वाला ब्रांच में मैंने करंट को आइडेंटिफाई किया I2। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखते ही साथ आपका एनर्जी आ गया कि हाँ ये तो मेरे रेंज का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत, है ना, 2 मिनट में इसको ट्राई कर लीजिए। और ट्राई करने के बाद यू कैन अगेन कम बैक टू द वीडियो एंड चेक आउट with your
एक्यूरेसी, आपने क्या सॉल्व किया, कितना आपका आंसर आया, किस तरह से सॉल्व किया, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं विद द वीडियो। तो चलिए, आप अगर चाहते हो तो दिस इज द टाइम टू पॉज द वीडियो फॉर योर अटेम्प्ट। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसका आंसर करते हुए पहले पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में हम लोग मान रहे हैं कि बैटरी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये R2, ये दोनों R2 पैरेलल है। दोनों R2 का वैल्यू 6 ओम है, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट होता है क्या, दो इक्वल रेजिस्टर का अगर पैरेलल रेजिस्टेंस है तो वो रेसिप्रोकल एडिशन के अकॉर्डिंग 1/R इक्विवेलेंट बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, यानी 2/6 उलट देंगे तो 6/2, यानी यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 3, लेकिन C से D आने का दो पाथ होगा। एक तो यहाँ मैं ऐसे इसको दिखा सकता हूँ, ये हो गया C, इधर हो गया D, यहाँ इक्विवेलेंट हो गया 3 ओम, और इधर एक R1 जो कि 4 ओम का है, यहाँ दो रेजिस्टर मिला के फिर 3 ओम, फिर यहाँ 4 ओम, ठीक है ना। तो ये था हमारा E एंड F सिंप्लीफाइड। इधर है हमारा R1 यानी कि 4 ओम, और यहाँ हमारा R2 है यानी 6 ओम। दिस इज A, दिस इज B। अब ये सर्किट आपको नेक्स्ट पार्ट के कैलकुलेशन में भी यूजफुल है, उसमें भी काम में आएगा। तो चलिए हम लोग झट से डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि 4 + 3 + 4 ये सीरीज हो गया, 4 + 3 + 4, कारण यहाँ से जो करंट आएगा I वही तो यहाँ स्प्लिट होगा ना। तो ये जो स्प्लिटेड पार्ट है दैट विल कम लाइक दिस। तो यानी कि यहाँ 4 + 3 + 4 सीरीज हो गया, कंटिन्यूअस है करंट का। C से D आने का ये एक पाथ है, दूसरा ये एक सिंगल पाथ है। तो इस पाथ में आने वाला तीनों रेजिस्टर सीरीज में, तो इधर हो गया 4 + 3 7 + 4 11। अब देखिए RCD क्या हो गया, C से D आने का दो पाथ, एक 3 ओम और इधर तीनों मिला के 11 ओम, यानी कि 3 × 11 डिवाइडेड बाई 3 + 11 14, ये हो गया इक्विवेलेंट। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये 3 ओम और ये 11 ओम आपस में पैरेलल अरेंजमेंट है। तो ये हो गया आपका 33/14 ओम। अब ये जो 33/14 ओम आया बिटवीन C एंड D, this resistance is in series with this 4 and this 4, so finally RAB आपका आ गया 4 + 33/14 + 6, यानी कि आप 10 + 33/14 कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलसीएम करेंगे तो ये 140 + 33 यानी 173/14 ओम। 173/14 ओम हो गया R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट का हम लोगों का आंसर आ गया 173/14। आप में से जो भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया था वो चेक कर ले आपका कैलकुलेशन क्या है। उम्मीद करता हूँ कि 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट VAB 12 वोल्ट है, देन व्हाट इज द VCD एंड VEF। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग एक 12 वोल्ट का बैटरी लेंगे, ठीक है, तब मेरे को CD और EF के बीच में क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 12 वोल्ट का जब बैटरी अप्लाई करेंगे अक्रॉस A एंड B, जहां ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है 173/14, सो जो मेन करंट यहाँ जो मेन करंट है वो हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज बाई RAB। तो अप्लाइड वोल्टेज हमारा है 12 डिवाइडेड बाई 173/14 यानी इंटू 14 कर सकते हैं, ठीक है। इतना एम्पियर हो जाएगा हमारा मेन करंट, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स।
अब सवाल है कि वही करंट दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक इधर जाएगा, ये आई डैश मान लेते हैं, और इधर आई डबल डैश, ठीक है ना। तो आई डैश और आई डबल डैश का जो इधर है 3 और इधर है 11, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी अक्रॉस 3 ओम एंड अक्रॉस 11 ओम मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट को दो पैरेलल ब्रांच के बीच में है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं आई डैश पार्ट का करंट निकालना चाहूँ तो दूसरा पार्ट का जो रेजिस्टेंस है 11 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल का सम, यानी दिस प्लस दिस, वो कितना होगा 11 प्लस 3 14 इनटू टोटल करंट। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, एंड आई डबल डैश फिर हो जाएगा 3/14 ऑफ आई। समझ रहे हैं कि नहीं आप, है ना। इसको कैसे करते हैं कि जब दो रेजिस्टर, देखिए दो रेजिस्टर जब पैरेलल है, ध्यान से देखिए, दो रेजिस्टर्स जब पैरेलल होता है, मान लीजिए यहाँ ये आई डैश इसमें 3 ओम है, ये आई डबल डैश इसमें 11 ओम है, ठीक है ना। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 3 आई डैश इज इक्वल टू 11 आई डबल डैश। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 3/11 इज इक्वल टू आई डबल डैश बाई आई। अब देखिए दोनों तरफ मैं अगर 1 ऐड कर दूँ, ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 14/11 इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश डिवाइडेड बाई आई डैश। तो आई डैश, आई ही तो टूट के दो करंट बना ना, आई डैश एंड आई डबल डैश। तो आई डैश प्लस आई डबल डैश इज आई है, तो आई बाई आई डैश। तो देख लीजिए यहाँ से क्या आ जाता है, आई डैश आ गया 11/14 इंटू आई, वही मैंने लिखा, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, चूंकि करंट इंटू रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई इंटू आर अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों पैरेलल ब्रांच में, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसीलिए दो पैरेलल ब्रांच में जो करंट का डिवीजन होता है फ्रॉम अ मेन करंट, अगर मेन करंट आई दो पार्ट में डिवीजन हो गया तो जिस पार्ट का करंट आप जानना चाहते हैं आपको निकालना है, उस पार्ट का करंट का वैल्यू होगा उसके ऑपोजिट पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस। जबकि पैरेलल में दो रेजिस्टेंस का एडिशन इक्विवेलेंट में होता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ये आएगा आपका, सिंप्लीफाई करेंगे तो जिस ब्रांच का करंट दैट इज इक्वल टू उसका ऑपोजिट पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। तो वही मैंने किया कि इस पार्ट का जब करंट निकाल रहे हैं तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। जब इस ब्रांच का करंट निकाल रहा हूं तो इसका ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू करंट। तो इससे मेरे को आई डैश और आई डबल डैश दोनों ही करंट मिल गया। तो जैसे ही जब दोनों करंट मिल गया तो अब क्या होगा, VCD will be I dash into 3, VCD will be current into resistance। तो इस ब्रांच का करंट क्या है I डैश, तो दैट इज इक्वल टू 11/14 इंटू 3 इंटू आई, है कि नहीं। तो वो हो गया आपका 33/14 इंटू आई, और आई के जगह हम लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू ऑफ करंट लिखेंगे तो 33/14 इंटू आई ये वैल्यू बैठाएंगे तो हमको एग्जैक्ट पीडी मिल गया VCD। सिमिलरली जब मेरे को VEF निकालना है तो VEF का मतलब अक्रॉस दिस 3 ओम, उसमें करंट है आई डबल डैश, तो VEF हमारा हो गया current through that branch into 3 ohm, and I double dash we have got as 3/14 into I, that into 3 यानी कि 9I/14. So you can again substitute the value of main current I here in this part to get the magnitude of potential difference across
3 ओम दैट इज बिटवीन ई एंड एफ। तो इस तरह से हम लोगों को सेकेंड पार्ट का भी दोनों के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया। क्लियर है? आई होप कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। आप अगर एक बार में ही समझे में आएगा तो आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखना, डेफिनेटली समझ में आएगा। अब देखिए I1 का वैल्यू और I2 का जो पूछा है, I1 क्या है, C और D के बीच में जो दो R2 का पैरेलल ब्रांच है उसमें से एक ब्रांच का करंट इज I1, है ना, जबकि उस पर्टिकुलर ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 ओम था और यहाँ I डैश जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट के थ्रू जो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये 3 ओम को न रख के 6 ओम को रख दूं तो इसका मतलब है कि I1 इज बेसिकली I डैश बाई 2, I1 इज बेसिकली I डैश बाई 2। तो मेरे को तो I डैश मिल ही चुका है, तो I डैश वॉज 11/14, तो वो हो जाएगा 11/28 ऑफ I1 हो जाएगा 11/28 ऑफ I, बिकॉज इट इज द हाफ ऑफ I डैश। I डैश अगर दोनों 6 ओम का इक्विवेलेंट से जा रहा है तो इंडिविजुअल 6 ओम से कितना जा रहा है, जस्ट हाफ ऑफ I डैश। I डैश ही दो पार्ट में बट जाएगा ना, I डैश बाई 2, I डैश बाई 2, ठीक है ना। तो इसीलिए I1 क्या है, हाफ ऑफ I डैश। तो इसलिए मैंने I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, हाफ ऑफ I डैश। एंड नाउ अबाउट I2, I2 जो है E से D, तो यहाँ इन दोनों को आप रिड्यूस कर लिया जैसे 3 ओम का रेजिस्टेंस में, तो अल्टीमेटली F से D जो थ्रू R1 जा रहा है दैट इज थ्रू 4 ओम, वो ये वाला करंट है। तो यानी कि I2 इज इक्वल टू I डबल डैश ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब I2 का वैल्यू है 3/14 ऑफ द मेन करंट। तो हमको मेन करंट पता है, तो इस तरह से हमको 3/14 ऑफ I मेन करंट I मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग हर एक इंडिविजुअल ब्रांच का, तो अल्टीमेटली जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में है कि हम लोग देखो बार बार हम लोग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये V इक्वल टू IR जो है बिटवीन 2 पॉइंट, it can be applied either there is just a single resistance or a set of resistors given there। ठीक है, अगर set of resistors है तब भी उसको रिड्यूस करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ही अच्छा लर्निंग पॉइंट है अपना कॉन्सेप्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को अपडेट करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, in terms of calculating potential difference either between two extreme points, है ना, जो terminal points है, और between two intermediate points anywhere in the circuit। ठीक है, तो I hope it was a interesting problem। आपको अच्छा लगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो मेरा कहने में कोई confusion नहीं है कि आप डेफिनेटली इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जैसे मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपसे कह भी चुका हूँ कि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि मैं आप शुरू से देख रहे हो जो लगातार इस चैनल पे हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टीचिंग करियर है इसमें मैंने एक ही चीज़ देखा है कि फिज़िक्स में चाहे कोई स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या इंजीनियरिंग या मेडिकल, उसका मेजॉरिटी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोर देन 90% स्टूडेंट्स का जो फिज़िक्स में प्रॉब्लम है वो कोई कहता है कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और अब से न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट को जो आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो उसको वेरीफाई करने का, है ना, जैसे आप कोई मोबाइल एप्लीकेशंस पे जाते हो, कोई ऐप डाउनलोड करते हो, है ना, तो वहाँ आप जैसे ही नंबर अपना डालते हो मोबाइल नंबर, तो एक वेरिफिकेशन, है ना, OTP आ जाता है। तो इसी तरह से आप जो कुछ भी कर रहे हो वो वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है ना। आप जो पढ़ रहे हो, जो आपको लग रहा है कि हाँ मैंने फलाना थ्योरी फलाना जगह से पढ़ा, फलाना बुक से पढ़ा, फलाना टीचर से पढ़ लिया, अपने से पढ़ा, तो भाई आपने पढ़ा तो जरूर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपने सीखा कितना है ये वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। और इस वेरिफिकेशन के लिए ही आपको लगातार
न्यूमेरिकल्स बनाना है, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। 2 4 5 10 प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को, है ना, खुद को सेटिस्फाई कर लेना मतलब बहुत बड़ा गलती है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाओ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका रेंज उतना